Hello everyone, I'm Iman Sukharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn SST History Class 8 Chapter 1 How, When and Where. So without wasting any more time, let's get started. These are the topics that will be covered. दो ही टॉपिक होंगे. सबसे पहला होगा कि डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं, कैसे हैं और वो उसके मतलब डेट्स वगैरह हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने जाना कैसे. चलिए शुरू करते हैं. इन 1817 में जेम्स मिल नाम के एक आदमी ने स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने पब्लिश किया एक 3 वॉल्यूम वर्क इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, जिसको उन्होंने नाम दिया अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस इन्होंने इसमें ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. इंडिया की हिस्ट्री को इन्होंने 3 पीरियड्स में पीरियडाइज किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब कि जो पीरियडाइजेशन था वो एक्सेप्ट किया जाने लगा. वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम एंड इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस. मतलब कि हम लोग ट्राई करते हैं, डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को पीरियड्स में, ताकि उसके अलग अलग जो भी उसके बारे में जानकारी है उसके अलग अलग समय के अनुसार, मतलब टाइम के अनुसार उसमें जो जो भी हिस्ट्री है अलग अलग है, उसी लिए अलग अलग भाग में इसको बांटा गया है हिस्ट्री को. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से दूर हटके हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने फिर से एक बार डिवाइड किया है इंडिया की हिस्ट्री को 3 भाग में, जो है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. तो एक हिस्ट्री का सोर्स, इम्पॉर्टेंट सोर्स इंडिया की हिस्ट्री का, वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिश लोग लिखते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में. दी ब्रिटिशर्स बिलीव डैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. ब्रिटिशर्स जो थे वो ये सोचते थे कि जो लिखने का काम है, मतलब कि कुछ भी राइटिंग के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब लिखित होना चाहिए कुछ भी, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट था उनके हिसाब से. Every instruction, plan, policy, decision, agreement and investigation had to be clearly written up. मतलब कि कुछ भी होता था उनके रूल में, जैसे कोई प्लान हो गया, कोई पॉलिसी हो गई, कोई डिसीजन लेना है, तो वो सारी चीज़ें वो लिखते थे. बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के मिडिल में, अलॉन्ग विथ स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग के स्प्रेड के हिसाब से, मतलब कि उसके साथ साथ मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वेयर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. मतलब कि जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ता गया, प्रिंटिंग के साथ साथ तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी इनके जो रिकॉर्ड्स थे उनकी कॉपीज़ बनाकर अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट थे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, उनमें भेज दिया गया. The practice of surveying also became common under the colonial administration. मतलब कि जो सर्वे वगैरह का जो भी प्रैक्टिस था वो भी कॉमन हो गया कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में. अब नेक्स्ट है, these records tell us what the official thought, what they were interested in. मतलब कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग कैसे अपना काम करते थे, उन लोगों को किस में इंटरेस्ट था, एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरिटी. मतलब कि वो लोग क्या प्रिजर्व करते थे, मतलब किन चीज़ों को वो लिखते वगैरह थे, प्रिजर्व करते थे, बचाते थे. These records always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. तो ये जो रिकॉर्ड्स थे वो हमको हेल्प करते थे ये समझने में कि जो और लोग हैं कंट्री में वो क्या फील कर रहे हैं, मतलब उस टाइम पे उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा था. एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ा, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर्स वेयर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वेयर डिबेटेड इन पब्लिक. मतलब पब्लिक में न्यूज़पेपर वगैरह जाने लगा, इशू किया जाने लगा. लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रॉट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़. मतलब कि जो लीडर वगैरह थे वो लोग भी लिखने लगे अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए. पोइट्स एंड नॉवेलिस्ट
रॉट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। तो जो पोइट्स वगैरह थे, जो नोवेल लिखने वाले थे, उन लोगों ने भी लिखा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। हिस्ट्री इज़ अबाउट द चेंजेस डेट ऑकर ओवर टाइम। तो जो हिस्ट्री है उसका मतलब क्या होता है? तो हिस्ट्री का मतलब यही होता है कि जो चेंजेस होते हैं समय के अनुसार, मतलब समय के साथ साथ जो भी चेंजेस होते हैं उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। इट इज़ अबाउट द फाइंडिंग आउट ऑफ हाउ मैनी थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन द प्रेजेंट। मतलब कि ये हमें हिस्ट्री यही बताता है, मतलब डिफरेंस बताता है कि अभी कोई भी चीज़ प्रेजेंट में कैसी है और वो पास्ट में कैसी थी। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रिफ़र टू टाइम। तो जब हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो हम टाइम से रेफ़र करते हैं। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। हम बिफोर के बारे में बात करते हैं या फिर आफ्टर के लिए। इफ़ समवन आस्क यू व्हेन पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। अगर आपसे कोई पूछता है कि लोगों ने कब शुरू किया था चाय और कॉफ़ी पीना, तो यू वुड फेल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप इस सवाल का जवाब देने में आपको कठिनाई होगी या फिर आप फेल हो जाएंगे, नहीं दे पाएंगे आंसर। इट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपल डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन अ वन फाइन डे। मतलब कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने किसी एक ही दिन से स्टार्ट नहीं किया होगा पीना कॉफ़ी या फिर टी को। दे डेवलप द टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। उन्होंने इसके बारे में डेवलपमेंट किया होगा, मतलब कि टी वगैरह के बारे में ज़्यादा उसके बारे में जाना होगा, उसके टेस्ट के बारे में जाना होगा, तब जाकर लोगों ने इसे पीना चालू किया होगा। थर्स यू कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। तो आप एक अप्रॉक्स ही टाइम बता पाएंगे कि कब ये इन लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया था लोगों ने। तो आप उसका कोई भी एकदम पार्टिकुलर एकदम सटीक नहीं बता सकते डेट कि कब लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया था। स्टिल वी हैव एनफ रीजन वाई वी एसोसिएट हिस्ट्री विथ अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो हमारे पास बहुत सारे रीजन हैं क्यों जिसके कारण हम हिस्ट्री में डेट्स को लगाते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। तो एक समय ऐसा था जब हिस्ट्री में बस यही बताया जाता था कि बैटल्स और बिग इवेंट्स कब कब हुए हैं, उन्हीं सब के बारे में, मतलब वही हिस्ट्री हुआ करता था एक टाइम पे। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। उसमें रूलर्स और उनके पॉलिसीज के बारे में लिखा हुआ था। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर व्हेन अ किंग वाज क्राउंड। तो उसमें ये लिखा जाता था कि कब एक किंग राजा बना, मतलब उसको कब सिंहासन मिला, उसने कब शादी की। द ईयर ही फॉट अ पार्टिकुलर बैटल, मतलब कि कब उसने एक पार्टिकुलर युद्ध लड़ा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, मतलब राजा वगैरह के ही बारे में लिखी होती थी। फॉर सच इवेंट्स स्पेसिफिक डेट्स वेयर फिक्स्ड। इसी सब इवेंट्स की मतलब कारण इनके लिए डेट्स वगैरह को फिक्स करना ज़रूरी होता था। हाउ डू वी डिटरमाइन डेट अ पार्टिकुलर सेट ऑफ डेट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब कि हम ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है डेट्स लगाना हिस्ट्री में। द डेट्स वी सेलेक्ट। तो जो डेट हम सेलेक्ट करते हैं, द डेट्स अराउंड विच वी कंपेयर आवर हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। मतलब कि जिस डेट के अराउंड, मतलब जिस डेट के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं अपने हिस्ट्री को, अपने पास्ट को अपनी स्टोरी से, आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ऑन। मतलब कि वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। दे बिकेम इम्पॉर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट बनते हैं बिकॉज वी फोकस ऑन अ पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। वो कब इम्पोर्टेंट बनते हैं? जब हम किसी एक इवेंट को इम्पोर्टेंट बनाकर उस पर फोकस करते हैं, तब जाकर वो डेट्स इम्पोर्टेंट बनती हैं। अब नेक्स्ट है द हिस्टोरियंस रिटन बाय द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी हिस्ट्रीज लिखी गई थी, जो भी इतिहास लिखा गया था ब्रिटिश के द्वारा, द रूल ऑफ इच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। मतलब कि उनके हिसाब से वो लोग ने वही लिखा था जो उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट था। उन्होंने लिखा था कब कौन जनरल बना, गवर्नर क्या था, मतलब वो उन लोगों ने अपने हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव से सारी हिस्ट्री को लिखी। तो उन्होंने जो हिस्ट्रीज लिखी थी वो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल से, जो हैं वैरन हेस्टिंग, और ख़त्म होते हैं वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन से।
तो उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी वो इन दोनों लोगों से शुरू और ख़त्म होती हैं। जेम्स मिल वाज अ स्कॉटेड इकोनॉमिस्ट। तो जो जेम्स मिल थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इन 1817 मतलब 1817 में उन्होंने एक 3 वॉल्यूम बुक लिखा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने डिवाइड किया है इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स इन ऑर्डर टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम। तो हम लोगों ने हिस्ट्री को इसीलिए पीरियड्स में डिवाइड किया है क्योंकि हम जो टाइम के हिसाब से मतलब अलग अलग टाइम में जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको डिनोट करने के लिए हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, मतलब कि उनके जो भी सेंट्रल फीचर्स हैं वो हमको अपीयर हो, हमको दिखें, इसलिए हमने डिवाइड किया हिस्ट्री को। सो द टर्म्स थ्रो वी पीरियोडाइज, तो जो टर्म्स हैं उनके मतलब जिस टर्म्स के हिसाब से हमने पीरियोडाइज किया है वो हैं डेमोक्रेट द डिफरेंसेस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट, मतलब कि वो आगे चल के जो पीरियड्स के डिफरेंसेस थे वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आगे चल के। मिल वॉज द ओपिनियन दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेयर ऑफ द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशंस देन यूरोप। तो मिल का जो ओपिनियन था, जेम्स मिल का जो ओपिनियन था वो ये था कि जितने भी एशिया की सोसाइटीज़ हैं लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप, मतलब कि एशिया में जितने भी सोसाइटीज़ हैं वो मतलब उतने ज़्यादा हाई लेवल पे सिविलाइज्ड नहीं हैं जैसे कि यूरोपियंस हैं। अकॉर्डिंग टू हीज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि वो उन्होंने जैसा हिस्ट्री को बताया है उस हिसाब से ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम डिपोट्स रूल द कंट्री, मतलब कि जो हिंदू और मुस्लिम राजा थे वो लोग रूल करते थे कंट्री को। रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड कास्ट ताबूज डोमिनेटेड द सोशल लाइफ ऑफ इंडियन पीपल, मतलब कि जो इंडिया के लोग थे उन लोगों में रिलीजियस इंटॉलरेंस आ गया था, मतलब कि कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति वो लोग अच्छे से नहीं रहते थे। ब्रिटिश के हिसाब से इंडिया के लोग धर्म के वगैरह पे डिबेट वगैरह होते रहता था, युद्ध वगैरह होते रहता था, लड़ाई झगड़ा, अच्छे से लोग नहीं रहते थे उनके हिसाब से। ब्रिटिश के हिसाब से उनके आने से पहले ये ऐसा था भारत का हालत। ब्रिटिश रूल, तो जब ब्रिटिश आए तो एज जेम्स मिल थॉट, मतलब कि जैसे जेम्स मिल बता रहे हैं कि जो इंडिया था वो और सिविलाइज हो गया, वो और अच्छा हो गया पहले से। ये उन्होंने लिखा है जेम्स मिल ने हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। द ब्रिटिश वेयर एब्सोल्युटली प्रिजुडाइज इन क्लासिफाइंग द इंडियन हिस्ट्री, तो जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अच्छे से पीरियोडाइज नहीं किया है। सो द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी जस्टिफाइड, तो इसीलिए जो उनका जो क्लासिफिकेशन है इंडिया हिस्ट्री का उसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको हम लोग मान्यता नहीं दे सकते। इट इज़ बिकॉज अ वेराइटी ऑफ फॉल्ट्स एग्जिस्टेड सिमुलेशनली अलॉन्ग विथ हिंदूज एंड मुस्लिम इन दिस पीरियड, मतलब कि इस पीरियड में बहुत इस जो क्लासिफिकेशन है ब्रिटिश लोगों के द्वारा किया गया है उसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं, इसीलिए इसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर इंडिया एंड मेड इट अ कॉलोनी, तो जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया और उसको एक कॉलोनी बना दिया। Colonization is a term that refers to a process in which one country subjugates another country and thus brings political, economical, social and cultural changes। तो क्लोनाइजेशन क्या होता है? तो क्लोनाइजेशन एक ऐसा टर्म होता है जो ये बताता है कि कोई दूसरी कंट्री अपने दूसरी कोई भी कंट्री है वो किसी और कंट्री पे अपना स्थापित कर दे रही है, रूल कंट्रोल स्थापित कर दे रही है, मतलब कंट्रोल करने लग रही है और उसके जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस हैं, मतलब कल्चरल चीज़ें हैं उनमें चेंजेस ला दे रही है, तो उसको कोलोनाइजेशन कहते हैं। Historians use different source in writing about the last 250 years of India history। तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अलग अलग सोर्सेस का यूज़ किया है 250 सालों की इंडिया हिस्ट्री को लिखने के लिए। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनमें से एक है
सोर्स जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, वो द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। तो जो ब्रिटिश लोग थे वो ये सोचते थे कि जो एक्ट ऑफ राइटिंग है वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ईजी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी एटीसी हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, मतलब कि जो भी वो लोग चीज़ करते थे, जो भी प्लान पॉलिसी वगैरह था, वो उन सबको वो लिखते थे। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved। मतलब कि उनके हिसाब से ये था, वो लोग ये सोचते थे कि ये जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स वगैरह हैं, उन सबको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। सो दे सेटअप अ रिकॉर्ड रूम, उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम सेटअप किया। एंड अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स, और उसको सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट से अटैच कर दिया, मतलब सब जगह पे इसकी कॉपीज़ बनाकर भेज दी गई। ये जो भी चीज़ें लिखी जा रही थी उनके द्वारा, उसकी कॉपीज़ बनाकर हर जगह भेज दिया गया, सारे डिपार्टमेंट में। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वेयर ऑल्सो सेट अप टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो और भी जो इंस्टीट्यूशंस थी जैसे आर्काइव्स वगैरह, उन लोगों में भी ये प्रिजर्व किया जाने लगा, इम्पोर्टेंट जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको प्रिजर्व किया जाने लगा। The practice of surveying also became common under the colonial administration। तो जो सर्वे करने का जो प्रैक्टिस था वो भी इम्पोर्टेंट हो गया इनके अंडर में। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मतलब का जो समय था उस टाइम पे, डिटेल्ड सर्वेज वेयर बिगिन कैरिड आउट टू मैप द इंटायर कंट्री। मतलब कि बड़े बड़े सर्वे होने लगे पूरे कंट्री के बारे में, मतलब कंट्री के पूरे मैप वर्क के बारे में, जिससे कंट्री के बारे में पूरी तरीके से इन लोगों को जानकारी मिल जाए, ब्रिटिश लोगों को। अब है इन विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वेयर कंडक्टेड, जो विलेज थे उनमें रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट किया जा रहा था। अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन है उससे हट के, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो जो इंडियन हिस्ट्री है वो उसको हिस्टोरियंस ने फिर से डिवाइड किया है, जो है एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। दिस डिवीज़न टू हैज़ प्रॉब्लम्स, मतलब कि इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। मतलब कि ये जो पीरियडाइजेशन है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है वेस्ट से, जहाँ पे जो मॉडर्न पीरियड था वो ऐसे दिखाया जाता है कि वेस्ट में मॉडर्न पीरियड मतलब बहुत आगे था, मतलब वहाँ पे बहुत मॉडर्निटी थी, जैसे वहाँ पे साइंस था, वहाँ पे डेमोक्रेसी था, वो सारी चीज़ें थी वेस्ट में। इसीलिए ब्रिटिश ने कहा है कि यूरोप ज़्यादा सिविलाइज्ड है और इंडिया और सॉरी जो एशिया है वो ज़्यादा सिविलाइज नहीं है। और उनके आने के बाद, उनका कहना है ब्रिटिश लोगों का कि उनके आने के बाद जो इंडिया है वो और सिविलाइज हो गया है पहले से। तो यही सारी चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं, जो दूसरे बार पीरियडाइजेशन किया गया है इंडिया की हिस्ट्री को, उसमें भी यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। मिडिवल वाज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी। तो जो मिडिवल है वो एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि मॉडर्न सोसाइटी की जो फीचर्स थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, उस सोसाइटी को कहते हैं मिडिवल। बट द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड वेयर नॉट विजिबल इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश रूल में जो मॉडर्न पीरियड के जो भी फीचर्स थे वो इंडिया में नहीं दिखे, विजिबल नहीं हुए, नहीं दिखे। मेनी हिस्टोरियंस देयर फोर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड ना बता के कॉलोनियल पीरियड बताते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड होते होते दी सेंसस ऑपरेशंस वेयर हेल्ड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 10 years। तो उस टाइम से जो सेंसस ऑपरेशन था, यानी जनगणना जिसे कहते हैं हिंदी में, वो स्टार्ट हो गया था 10-10 साल के इंटरवल पे। इट prepared all the detailed records of the number of people in all the provinces of India। मतलब कि ये मतलब लोगों का एक डिटेल रिकॉर्ड, नंबर ऑफ मतलब कितने लोग हैं
प्रोविनेंसेस में, अलग अलग राज्य वगैरह में, या फिर पूरे इंडिया में उसी को मतलब गिनता था, उसकी गणना करता था कह सकते हैं। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन, उनके बारे में जानकारी भी पता करता था कि लोग कर क्या रहे हैं, लोग के कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन काम के बारे में। ऑल दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये जितने भी चीज़ें हैं, सेंसस वगैरह, सर्वे वगैरह, वो सारी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें ये समझने में हेल्प नहीं करते कि जो और लोग थे, जो राज्य था, मतलब राज्य में जितने लोग थे, राज्य ही कहेंगे उसको, तो ब्रिटिश के राज्य में जो भी लोग थे वो कैसा फील कर रहे थे, उनके मतलब पर्सपेक्टिव से क्या था रूल, वो सारी चीज़ों के बारे में हमको इन रिकॉर्ड से नहीं पता चलता है। टू नो अबाउट दिस थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, लोगों की डायरीज हैं हमारे पास। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थ यात्री होते हैं, ट्रैवलर्स जो होते हैं, उनके बारे में, उनकी जो अकाउंट्स हैं वो मिलता है हमको, मतलब उधर से इंफॉर्मेशन मिलता है हमको। ऑटोबायोग्राफीज जो लिखी हैं अलग अलग पर्सन ने, उससे भी हमको इसके बारे में जानकारी मिल जाता है। ऑल दिस सोर्सेस वेयर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वेयर लिटरेट, मतलब कि जो पढ़े लिखे थे उन लोगों से ही हमको ये सारी सोर्सेज जो हैं वो हमें मिलती हैं। फ्रॉम दिस वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स, तो इससे हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि जो हिस्ट्री में जो ट्राइबल्स वगैरह थे वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहे थे, उनके लाइफ के बारे में जो एक्सपीरियंस था वो हमको नहीं मिल पाएगा। एंड द पीजेंट्स जो फार्मर वगैरह थे वो कैसे महसूस कर रहे थे, जो वर्कर्स थे माइंस में वो कैसे महसूस कर रहे थे, उन सारी चीज़ों के बारे में हमको नहीं पता चल पाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट्स हैं। हिस्टोरियन क्या होते हैं? वन हु राइट्स अबाउट दी इवेंट्स इन द पास्ट, मतलब जो इवेंट्स हुए रहते हैं पास्ट में उनके बारे में जो लिखता है उसी को हिस्टोरियन कहते हैं। हाउ थिंग्स, मतलब वो जो लिखता है पास्ट के बारे में, वो होता है कि कैसे थिंग्स थे, मतलब कैसी चीज़ें थी पास्ट में, वो कैसे चेंज हुई, वही सारी चीज़ों को लिखने वाला हिस्टोरियन कहा जाता है। डिबेट क्या होता है? डिबेट मतलब डिस्कशन ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट पे कोई डिस्कशन चल रहा हो किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, तो उसको डिबेट कहते हैं। पीरियडाइजेशन क्या होता है? पोंडिंग एन इवेंट इनटू पीरियड्स, मतलब किसी इवेंट को पीरियड्स में डिवाइड कर देना, अलग अलग पार्ट्स में बांट देना, उसी को पीरियडाइजेशन कहते हैं। एंशियंट क्या होता है? मतलब एंशियंट मतलब होता है बहुत पुराना। मिडीवल क्या होता है? इट रेफर्स टू द पीरियड इन विच फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि मिडीवल क्या होता है? मिडीवल ऐसा पीरियड होता है जिसमें मॉडर्न जो सोसाइटी की जो भी फीचर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद है कॉलोनाइजेशन क्या होता है? तो कॉलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल चीज़ों में चेंजेस ला देता है। उसके बाद है सबजेशन क्या होता है? गेनिंग कंट्रोल ओवर कंट्री, किसी कंट्री के ऊपर जब हम अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसी को सबजेशन कहते हैं। कैलियोग्राफी क्या होता है? वन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, तो कैलियोग्राफी क्या होती है? मतलब एक अच्छे से लिखने की जो कला होती है उसी को कैलियोग्राफी कहते हैं। सर्वे क्या होता है? द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट्स, फीचर्स एट्सेट्रा ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड टू प्रिपेयर अ मैप और प्लान फॉर इट, मतलब कि किसी भी एरिया के बारे में पूरे अच्छे से उसके बारे में निरीक्षण वगैरह करना, उसके सारे फीचर्स को, उसके मेजरमेंट को, सब कुछ को पता करके और फिर उसके लिए प्लान बनाना या फिर मैप वगैरह बनाना, उसी को कहते हैं सर्वे। आर्काइव्स क्या होते हैं? आर्काइव्स ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ पे डेट्स भी दिए हुए हैं। 1773 में क्या हुआ था? रेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि ये जो रेन हेस्टिंग हैं वो सबसे पहले
जनरल बने हैं, गवर्नर जनरल इंडिया के। 1782 में क्या हुआ, फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल। जेम्स रेनल ने सबसे पहला मैप प्रोड्यूस किया। उसके बाद 1870 में क्या हुआ, जेम्स मिल ने एक किताब को लिखा, पब्लिश किया, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद 1920 में दी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप, मतलब कि जो राष्ट्रीय आर्काइव्स थी इंडिया की वो आई। तो यही था आज का टॉपिक। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।